नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो लॉ ऑफ क्राइम सेकंड यानी कि CRPC, इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2021 के पेपर में आए हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जो ऑलरेडी आ चुकी है, ये उसका अगला पार्ट है एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन का। हालांकि कुछ एक क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बताए हैं, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। तो जैसे कि प्रश्न दिया है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में क्या अंतर है। अपराध दो तरीके होते हैं, एक संगीन अपराध और एक असंगीन अपराध, यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो जो संज्ञेय अपराध हैं, ये अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, वहीं जो असंज्ञेय अपराध हैं ये साधारण प्रकृति के होते हैं। जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त मतलब दोषी को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंगीन अपराध में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को या दोषी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध जो किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये अगेंस्ट टू द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किए जाते हैं। और जबकि जो असंज्ञेय अपराध है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए किए जाते हैं, जैसे किसी को आपने गाली दे दी या किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, इस तरीके के। जबकि संगीन अपराध में रेप आ गया, मर्डर आ गया और स्मगलिंग आ गया, जो मतलब समाज को, सोसाइटी को प्रभावित करते हैं, ये होते हैं हमारे संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जो इन्वेस्टिगेशन है, संगीन अपराध में बिना आदेश के एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण कर सकता है, जबकि असंगीन अपराध में पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उसको या तो न्यायालय का आदेश चाहिए होता है या किसी वरिष्ठ अधिकारी का, जिसको ये संज्ञान हो कि वह व्यक्ति असंगीन अपराध में सम्मिलित है। अब संज्ञेय अपराध में मैं आपको बता दूं कि इसमें कार्रवाई करने के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती। परिवाद यानी कि कंप्लेंट CRPC सेक्शन 2D के अंदर आता है, जबकि संज्ञेय अपराध सेक्शन 2C के अंदर में आता है, 2 क्लोज C के अंदर में। तो दोस्तों होता क्या है, मतलब कहीं पर मर्डर हो गया तो पुलिस किसी की कंप्लेंट की आवश्यकता या वेट थोड़ी ना करेगी, वो जाएगी और अरेस्ट कर लेगी। अब ये जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध मतलब ये छोटे मोटे अपराध होते हैं। छोटे मोटे अपराध कैसे, जैसे किसी के फंडामेंटल राइट्स हो, उनका इन्फ्रिंचमेंट कर लिया गया हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, उनका इन्फ्रिंचमेंट कर लिया गया हो, यानी कि उनको रोका गया हो किसी काम को करने से, या किसी के अगेंस्ट कोई ऐसी बात की गई हो जो उसने नहीं कही है, या किसी के बारे में कुछ गलत छापना, तो ये जो है हमारे असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो इन अपराधों में कार्रवाई की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई करने के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए असंज्ञेय अपराधों में कार्रवाई करने के लिए कंप्लेन की आवश्यकता होगी। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक असंज्ञेय अपराधों में, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि संक्षेप में अपराधों के निवारण के लिए पुलिस की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या कि अपराध दो तरह के होते हैं, एक साधारण अपराध और एक संगीन अपराध। साधारण अपराध जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, और असाधारण जो अपराध होता है यानी कि जो संगीन अपराध होता है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है। तो इन अपराधों के निवारण और नियंत्रण के लिए पुलिस को इस संहिता की धारा 41 और 42 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रकार के
जो अपराध हैं उनके नियंत्रण के लिए पुलिस जो है बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि मैं बता दूं कि जो धारा 41 है, धारा 41 के अंदर में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध से संबंधित रहा हो या उसने कोई अपराध कर दिया हो या उसकी शिकायत की गई हो, तो उसको जो है संगीन अपराधों में, क्योंकि जो धारा 41 है वो संगीन अपराधों से संबंधित है जो पुलिस को शक्तियां प्रदान करती है, तो धारा 41 उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है धारा 41 के अंतर में। या ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने देशद्रोह किया हो या कोई सेना का अधिकारी रहा हो या कोई सेना का अधिकारी रहा हो, मतलब वो भगोड़ा रहा हो, जो रण छोड़कर भागा हो या डिसओबे किया हो अपने किसी अधिकारी का, तो उसको धारा 41 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। जबकि दोस्तों धारा 42 जो निर्धारण करती है वो करती है, मान लिया कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अगर वो दिखाई दे रहा है, कोई खड़ा है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा पूछा गया कि महोदय आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है, तो इस दशा में उसको नाम व निवास ना बताने के लिए धारा 42 जो प्रावधान करती है कि पुलिस उसको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो अपराध हैं, इन अपराधों के निवारण के लिए पुलिस को धारा 41 और धारा 42 के द्वारा विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। पुलिस अपराधों के निवारण और नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। अगर उनके लिए या उनसे संबंधित ऐसी संभावना होती है कि इनके द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा अपराधों के निवारण के लिए पुलिस की शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे अपने अगले जो प्रश्न है उसके बारे में। तो हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश और पुनरीक्षण में क्या अंतर है। निर्देश को कहते हैं रेफरेंस और पुनरीक्षण को कहते हैं रिवीजन। तो रिवीजन एंड रेफरेंस में अंतर की बात करें तो निर्देश की सबसे पहले बात करेंगे। निर्देश में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की वैधता के संबंध में प्रश्न अंतर्गत किए जाते हैं, और जबकि पुनरीक्षण में किसी अभिलेख, निर्णय या दंडादेश की शुद्धता, वैधता या औचित्यता से संबंधित प्रश्न अंतर्ग्रस्त होते हैं। अंतर्ग्रस्त का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। ठीक है, यानी कि किसी भी अभिलेख की या कोई दस्तावेज है या कोई डिसीजन है या कोई दंडादेश है, उसकी शुद्धता जांच करने के लिए या वैधता जांच करने के लिए या वो कहाँ तक उचित है, इनसे संबंधित प्रश्नों का इन्वॉल्वमेंट पुनरीक्षण के अंदर में होता है। जबकि निर्देश के अंदर में एक्ट या ऑर्डिनेंस या विनियम की वैधता के संबंध में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। अब बात करेंगे निर्देश की। तो निर्देश जो है केवल लंबित मामलों में ही किया जाता है, जो निर्देश है वो लंबित मामलों में किया जाएगा, और पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन जो है लंबित और निर्णीत, जो जिन मामलों पर निर्णय दिया गया है उन मामलों में भी किया जा सकता है। यानी कि पुनरीक्षण लंबित और निर्णीत दोनों प्रकार के मामलों में किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे निर्देश की। निर्देश केवल उच्च न्यायालय को ही किया जा सकता है, जबकि रिवीजन यानी पुनरीक्षण उच्च न्यायालय व सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय मतलब सत्र न्यायालय, दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये थे हमारे निर्देश और पुनरीक्षण में अंतर। अब दोस्तों हम अगले जो हमारा प्रश्न है उसके विषय में हम बात करेंगे। ये डिटेल्ड में है, थोड़ा सा जो प्रश्न हम बता रहे हैं डिटेल्ड का ये है कि किसी अपराध की सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया, ये सीआरपीसी के अंदर में अध्याय 18 का अंदर में आता है। जो अपराध की सत्र न्यायालय द्वारा जो विचारण की प्रक्रिया होती है वो अध्याय 18 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर में, और इसमें जो सेक्शंस हैं 225 से लेकर 237 तक के सेक्शंस दिए गए हैं। जैसा कि हम बता दें अपना, अब इन सेक्शंस को बारी बारी हम लोग क्लियर करते हैं।
तो जैसे पहला जो हमारी धारा है 225 यानी कि सेक्शन 225, धारा 225 में क्या है, लोक अभियोजक द्वारा विचारण का प्रारंभ यानी कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या करेगा कि जो विचारण है, जो ट्रायल है, उसका संचालन करेगा यानी कि उसका प्रारंभ करेगा। ठीक है। और दूसरी जो बात है हमारी सेक्शन 226 के अंदर में, तो इसमें क्या होता है कि अभियोजन के मामले में कथन का आरंभ यानी कि कमेंसमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशंस केस, यानी कि जो अभियोजन का मामला होता है उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं उनका जो आरंभ होता है वो कैसे होता है और उनका आरंभ किया जाना वो धारा 226 के अंदर में समाहित किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं धारा 227 यानी सेक्शन 227, उन्मोचन। उन्मोचन यानी कि डिस्चार्ज। उन्मोचन का मतलब यह है कि यदि किसी मामले में या किसी मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश महोदय ये समझते हैं कि जो अभियुक्त है वो निर्दोष है या उसके पास उसको दोषी करार देने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है, तो उस दशा में माननीय न्यायाधीश महोदय धारा 227 के अंतर्गत उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं जो आरोप है, और ऐसा करने के बाद वो अपने रिकॉर्ड में इसको लेखबद्ध करते हैं। तो ये था हमारा उन्मोचन यानी सेक्शन 227 ऑफ CRPC। अब बात करेंगे आरोपों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। जो फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस हैं वो हमारे सेक्शन 228 के अंदर में आते हैं, यानी कि जो आरोपों का निर्माण है कि कौन कौन से आरोप हैं। मान लिए जो न्यायाधीश की राय है कि उसका जो आरोप है, आरोप का आधार तय करना, किस आधार पर वो आरोप तैयार किए गए हैं, उनको तय करने का जो प्रोविजंस दिया गया है वो सेक्शन 228 के अंदर में दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेक्शन 229 की, यानी कि जो सेक्शन 229 कहता है वो कहता है कि दोषी होने का अभिकथन यानी कि प्लीडिंग गिल्टी। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जो सेक्शन 229 बोलता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताता है कि अभियुक्त दोषी है या दोषी नहीं है, तो दोषी नहीं है का तो यहाँ पर सवाल नहीं आएगा, यहाँ पर बात आएगा उनका दोषी होने का। ठीक है। और यदि दोषी होता है और उसको संस्वीकृति मिल जाती है तो महोदय, जो न्यायाधीश महोदय है, उसको लेखबद्ध करेंगे और उसके आधार पर अपने विवेक के अनुसार दोष को सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगली जो हमारा सेक्शन है वो है 230 यानी कि धारा 230। धारा 230 में क्या होता है, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख यानी कि डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। चूंकि अब वो दोषी भी हो गया, अब न्याय का जो नेचर है वो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अंतिम सांस तक न्याय मिलना चाहिए। तो यानी जैसे इससे पहले वाली धारा है 229, अगर किसी मामले में किसी अभियुक्त को दोषी माना गया है तो उसको अपने बचाव के लिए साक्ष्य प्रदान करने के लिए तारीख दी जाती है जो सेक्शन 230 के अंदर में आती है, यानी कि धारा 230 में तारीख का समावेशन किया गया है। अब बात करेंगे अभियोजन के लिए साक्ष्य। जो अभियोजन के लिए साक्ष्य होते हैं दोस्तों, यानी कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, इससे पहले मैंने बात किया था कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख की, जो 230 में अब मैं बात कर रहा हूं अभियोजन के लिए साक्ष्य। अब साक्ष्य की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 231 के अंदर में आता है, यानी कि धारा 231 के अंदर में आता है। तो धारा 231 क्या कहती है अभियोजन के लिए जो साक्ष्य है, जो अभियोजन चलाया गया है उस अभियोजन के लिए जो साक्ष्य है वो पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है। यानी कि वे साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं या कौन कौन सी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा
न्यायाधीश महोदय तय करेंगे इस बात को कि कोई अभियुक्त है, उसका जो एग्जामिनेशन कराया गया है या जो अन्य साक्षी हैं उनका प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना है या नहीं किया जाना है, यानी कि वो करा भी सकते हैं और स्थगन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि माननीय न्यायाधीश महोदय ये तय करेंगे कि किसकी गवाही की जानी है और किसकी नहीं की जानी है या कब की जानी है, यानी कि स्थगन से संबंधित ये हमारा होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे दोष मुक्ति। दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल, जो धारा 232 यानी सेक्शन 232 के अंदर में आती है। दोष मुक्ति का मतलब ये होता है कि किसी संबंधित विषय में अभिवचन का साक्ष्य लेने के बाद और उसकी एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन कराने के बाद अगर न्यायाधीश का ये विचार होता है कि जो संबंधित व्यक्ति है वो निर्दोष है, तो उसको दोष मुक्ति का आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय प्रदान कर सकते हैं। अब अगला जो सेक्शन हमारा होता है, अगला सेक्शन है हमारा 233। 233 का मतलब होता है बचाव का आरंभ, यानी कि एंटरिंग अपॉन डिफेंस। बचाव का आरंभ यानी जब कोई अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा उसे अभिलेख में नत्थी कर लिया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड में फाइल कर लिया जाता है, और साक्षी को हाजिर होने के लिए जो उससे संबंधित है दस्तावेज पेश किया जाता है, एक आदेश जारी किया जाता है, और उन आदेश के आधार पर अभियुक्त को जो बचाव का अवसर है वो प्रदान किया जाता है, यानी कि वो भी अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करे। यानी 233 में बचाव का आरंभ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेक्शन 234 की। सेक्शन 234 यानी कि 234 जो की होती है हमारी बहस यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। अब जो दोषी है और जो यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों लोग हैं, उनके मध्य जो बात है, विवादक है, जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर के यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। अपने अपने पक्षों को रखा जाता है, अपने अपने तर्कों को रखा जाता है। ऐसा करने का जो उसको राइट प्रोवाइड किया गया है वो सेक्शन 234 के अंदर में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 235, सेक्शन 235। सेक्शन 235 होता क्या है? दोष मुक्त या दोष सिद्धि का निर्णय, यानी इसमें बहस और प्रश्न विधि सुनने के बाद न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं और वो निर्णय देते हैं कि कोई अभियुक्त दोष मुक्त होगा या उस पर दोष आरोपित किया जाएगा या वो दोष सिद्ध होगा। ठीक है, अब हम बात करें, ये था हमारा सेक्शन 235 में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 236 की, यानी कि धारा 236 की। जो धारा 236 है उसको कहते हैं पूर्व दोष सिद्धि, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, जो प्रीवियस कन्विक्शन होता है, यानी धारा 236 जो है वो ये कहती है कि ऐसे मामले में जिसमें धारा 211 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्ध का आरोप लगाया गया है, अभियुक्त स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जो आरोप हैं वो कौन कौन से एक्सेप्ट किए जाते हैं, कौन कौन से रिजेक्ट किए जाते हैं, ये डिपेंड किया जाता है आरोपी पर, तभी पता चलता है। तो इसमें होना क्या है, अब जो आरोप हैं वो निर्धारित करेंगे सिद्ध करना और अस्वीकार करना या स्वीकार करना। इन दोनों जो अभिकथन हैं ये बताएंगे कि कौन कौन से आरोप हैं जो सिद्ध हो गए हैं और कौन से नहीं है जो सिद्ध नहीं हुए हैं और कौन से सिद्ध होने बाकी हैं। तो यहाँ पर पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन है, ये रिकॉर्ड में नत्थी की जाती है, फाइल की जाती है, और इसके आधार पर हमारा जो अगला यानी कि जो लास्ट है 237
सेक्शन आता है। जो 237 सेक्शन है हमारा, 237 सेक्शन के अंदर में होता क्या है, इसमें दोष जो 237 में जो धारा 199 के अधीन जो संस्थित मामले होते हैं उनमें प्रक्रिया, जो धारा 237 के अंदर में आती है, जो संस्थित मामले 199 दो कौन से होते हैं, 199 क्लोज 2 के अंदर में जो मामले होते हैं उनमें प्रक्रिया, यानी वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे प्रोसेस जो फॉलो किए गए हैं बाय द कोर्ट, उनमें जो प्रक्रिया की जो मतलब जो ट्रायल है, ट्रायल के लिए सेक्शन 237 के अंदर में जो प्रोविजंस दिए हैं वो सारी चीज यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। तो ये था हमारा ये प्रश्न, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से रेडी कर लें, और साथ साथ हम आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हों, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ें ताकि आपको उचित जानकारी या नोट्स से संबंधित कोई चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। मान लो कोई भी वीडियो अभी तैयार की गई है, उससे संबंधित कोई नोट्स आपको चाहिए तो आप हमसे उसके लिए इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। ठीक है।